हो गया सर। ठीक है सर, आ रहा है इसका। मैं मृगनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रह्मपुत्र बोर्ड के चेयरमैन श्री राजू यादव जी से कुछ विशेष बातचीत कर रहा हूँ, तो उसके कुछ अंश आपके साथ होंगे। सर, आपको ब्रह्मपुत्र बोर्ड के चेयरमैन के लिए पहले बधाई हो। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप ब्रह्मपुत्र बोर्ड के चेयरमैन बने। धन्यवाद जी सर, अगला मेरा सवाल है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड किस लिए बनाया गया और उसका सर क्या उद्देश्य है, और इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत का कितना हिस्सा सिंचाई के उपयोग के लिए आता है? ब्रह्मपुत्र बोर्ड भारत सरकार द्वारा संसद के विशेष कानून जो 1980 में पारित किया गया था उसके द्वारा स्थापित की गई संस्था है, और इसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र एवं बरक नदियाँ जो पूर्वोत्तर भारत की जो बड़ी नदियाँ हैं उनके दोनों के जो बेसिन हैं उसके प्रबंधन, उसके जल संपदा प्रबंधन का इसके तहत दिया गया है। और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य और उत्तर बंगाल का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो उप नदियाँ हैं जैसे कि तीस्ता, वो उत्तर बंगाल से निकलती है, मतलब उत्तर बंगाल से ऊपर से सिक्किम से शुरू होती है, वो भी इसमें आता है। सर, अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मार्फत एक पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से वो नदी और ये बोर्ड कितना महत्वपूर्ण है? देखिए सर, ये बोर्ड पहले तो पूर्वोत्तर भारत की जनता के लिए है, और वहाँ के कृषक एवं वहाँ का जो सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति है उसके लिए इसका उद्देश्य है। तो इसके मुख्य उद्देश्यों में जैसे हाइड्रो पावर जो होती है जल शक्ति, उसका प्रबंधन, और जो बाढ़ से अथवा भूस्खलन से जो खेती के भूमि की क्षति होती है उसका प्रबंधन, ये इसके मुख्य कार्य क्षेत्र। सर, अगला सवाल आता है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड क्या एक स्वायत्त शासित संस्था है या भारत सरकार से वित्त पोषित संस्था है, और इसमें सर क्या इसका बजट होता है और कितने रखरखाव पर इसका बजट खर्च होता है? ये ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो है, जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार के विशेष प्रावधान जो कानून संसद में पारित किया 1980 में, ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट 1980 उसके तहत स्थापित है, और इसका अपना प्रबंधन बोर्ड का एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है, और इसकी जो सबसे उच्च स्तरीय संस्था है उसके अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री हैं, और पूर्वोत्तर राज्य के सारे मुख्यमंत्री भी उसके सदस्य हैं। और जो इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इसके दैनंदिन कार्य को देखता है, इसमें तो चेयरमैन है और दूसरे लोग हैं। और जहाँ तक इसके बजट का प्रश्न है, तो भारत सरकार की एक योजना है, नदी बेसिन प्रबंधन योजना, उसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये वित्त पोषित होता है, और बजट साल दर साल बदलता रहता है। लेकिन जब इसमें बड़े प्रोजेक्ट कुछ लिए जा रहे थे प्रारंभ में, तो उसका बजट बहुत ज़्यादा था, जब छोटे प्रोजेक्ट होते तो बजट उस हिसाब से कम हो जाता है। इस तरह परिवर्तित रहता है, तो बजट का कोई फिक्स नहीं है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। सर, अगला सवाल आता है हमारा कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड CWC और जल संसाधन मंत्रालय के समक्ष और एजेंसियां जो आती हैं
और उनका इसमें क्या रोल होता है सर? देखिए, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड है ही, एक संस्था है उस मंत्रालय की। और जो नदी प्रबंधन का जो बेसिन मैनेजमेंट का जो स्कीम है वो जल शक्ति मंत्रालय की ही एक स्कीम है, उसी के तहत वित्त पोषित है। और जो CWC है, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, वो एक तकनीकी वॉच डॉग है, एक तकनीकी प्लानिंग इस देश में जितनी भी जल संसाधनों की होती है उसके बारे में वो लोग इसका परीक्षण करते हैं, उसके बारे में अपनी राय देते हैं और उनकी अनुमति के उपरांत ही प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। तो वो रोल CWC ब्रह्मपुत्र बोर्ड की परियोजनाओं के लिए भी CWC रोल भूमिका अदा करता है। सर एक अगला सवाल और है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मार्फत पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी तक कितने डैम बने हैं? और सर डैम के साथ साथ हाइड्रो पावर प्लांट कितने लगे हैं? जब बोर्ड की स्थापना हुई थी तो शुरू में लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट जो था वो बोर्ड ने आरम्भ किया है। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसकी वजह से सरकार ने ये उचित समझा कर बीच में प्रोजेक्ट कुछ कारणों से सामाजिक एवं आर्थिक कुछ इस तरह का उसका प्रतिरोध हुआ कि इसकी वजह से उसमें लॉस होने लगा काफ़ी। तो चूँकि लॉस का कोई प्रावधान सरकार के बजट में नहीं होता है सरकारी संस्था में, तो उसको फिर कॉरपोरेशन को दिया गया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को उसे ट्रांसफर किया गया, क्योंकि वो कंप्लीट है और उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड से उनको ट्रांसफर किया गया वो प्रोजेक्ट। लेकिन उस प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग और उसका पूरा प्रस्ताव और उसका आरंभ वो सब ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ही किया था। इसके अलावा एक लोअर दिबांग वैली प्रोजेक्ट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो कि आसाम के तिनसुकिया जिले के आगे जो इलाका है अरुणाचल का उसके उसमें है। तो वहाँ पे रोई करके एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है अरुणाचल का, उसके पास है। तो वहाँ का भी पहले ब्रह्मपुत्र बोर्ड में से आरम्भ किया था और फिर चूँकि उसमें भी लॉस का संभावना हुई, क्योंकि स्थानीय कुछ लोगों को शंका हुई कि ये प्रोजेक्ट होने से शायद हमारे यहाँ बाढ़ बढ़ जाएगी या कुछ इस तरह का, तो वो प्रोजेक्ट होने से उनमें देरी हुई। तो इसलिए वो फिर NHPC संस्था को दे दिए गए, क्योंकि वो लॉस का वहन कर सकते हैं कंपनी। सर एक आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ये ब्रह्मपुत्र बोर्ड भारत सरकार के अधीन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन सर वही मेन महत्वपूर्ण सबसे बड़ा राज्य आसाम, और जो आपने कहा जैसे 8 राज्य हैं, उनकी अगर विरोधियों की सरकार आती है तो हम कुछ पॉलिटिकल मतभेदों के चलते इस पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा देखने में तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, लोगों को इस बारे में, स्थानीय लोगों को, नागरिकों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके मन में इस प्रकार के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनको लेकर कुछ ऐसे संदेह हैं जिनका कोई विशेष आधार नहीं है, लेकिन है तो उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। सर थैंक यू। मैं बृजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए दिल्ली से श्री राजीव यादव जी से विशेष बातचीत। थैंक यू।